चलिए। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एज यू कैन सी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने गॉसन का जो है गॉसन का फर्स्ट लॉ हमने स्टडी किया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो कैसे काम करता है, और ये गॉसिन के सेकंड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेटली बिटवीन प्राइजेज एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कुछ अन्य नाम से भी हैं, तो एग्ज़ाम के लिए जब आप नोट बनाएंगे तो ये नाम भी उसमें ज़रूर शामिल करें। नाउ जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, या कहिए जो गॉसिन का पहला नियम था, वो क्या कहलाता था? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसमें क्या था? कमोडिटी एक थी एक्स, या उसे आप कुछ भी नाम दे दें, एप्पल, ऑरेंज, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स, वाई, जेड। बट यहाँ पर जो गॉसन का सेकंड लॉ है, गॉसन्स सेकंड लॉ, उसमें दो कमोडिटीज होंगी, एक तो एक्स होगी, करेक्ट, और दूसरी होगी वाई। तो यहाँ पर एक ही कमोडिटी थी, लगातार कंटिन्यूसली उसका कंजप्शन करने के बाद हमने देखा कि उसमें कैसे जो है धीरे धीरे डिक्लाइन आता है, और एक पॉइंट एक ऐसा होता है यहाँ पर जहाँ पर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है और मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स ज़ीरो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस तरीके के जो है दो कर्व होंगे, ठीक है। एक जैसा यहाँ पर x के लिए है तो यहाँ पर y के लिए भी होगा। तो उसमें बैलेंस रखते हुए जो रेशनल कंज्यूमर है वो किस तरीके से बैलेंस बनाते हुए दोनों कमोडिटीज़ के बीच में सामंजस्य रखते हुए वो कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या कहें मैक्सिमम यूटिल्स को प्राप्त करेगा, यही ये सेकंड नियम है। यहाँ कमोडिटी जो है एक थी, यहाँ कमोडिटी जो है वो दो हो जाएंगी, बस ये अंतर है, बाकी लगभग जो है सेम है। आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने इसके नाम भी आपको बता दिए, ठीक है, कुछ 3-4 नाम है अतिरिक्त, एडिशनल जो नाम है वो भी आप नोट्स में इसको इंक्लूड कर लें। तो सेकंड जो नियम है वो क्या कहता है? द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। द सेकंड लॉ टेल्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी और इनकम बिटवीन, यहाँ दी होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, बिटवीन द गुड्स इन सच ए वे that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal, यहाँ each होगा। तो कहने का मतलब है कि एक गिवन इनकम है, ठीक है, आपकी पॉकेट में आपको कुछ पैसे दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप इस सारे पैसे को खर्च करेंगे। मान लीजिए 10 रुपये हो सकते हैं, या आप अपने ऊपर कितना भी एक स्टैटिक, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आप करके उसे समझ सकते हैं। 10 रुपये मान लीजिए आपको दिए गए हैं और आपसे कहा है कि 10 के 10 रुपये आपको खर्च करने हैं, और आपको एक्स एंड वाई में से चूज़ करना है, और इसमें आप एक्स की कोई भी प्राइस आप सेट कर सकते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया प्रति यूनिट, या ऐसे ही वाई के साथ भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका जो यूटिल्स हैं, जो आपके सेटिस्फैक्शन है, वो डिक्लाइन करेंगे, उसके हिसाब से आपको इन दोनों में से चूज़ करते हुए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को सस्टेन करके रखना है। तो ठीक है, यही ये नियम है, और इसका इलस्ट्रेशन हम देखेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, गुड इज इक्वल। नाउ गॉसन फर्दर एक्सप्लेन दैट मैक्सिमम एंजॉयमेंट विल रिजल्ट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब इन दोनों का मिला करके
जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, यूनिवर्सल, मतलब यूनिफॉर्म लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। जैसा गॉसन के फर्स्ट लॉ में था, वहां सिंगल कमोडिटी थी, यहाँ पर दो कमोडिटीज हैं, तो इनके मार्जिनल यूटिलिटी भी आपके लिए चेंज होते जाएंगे। एक्स का एक्स की तरह ही चेंज होता जाएगा, जब नीचे गिरेगा तो वाई का हो सकता है वो कम दर से यूटिल्स गिरे सेटिस्फैक्शन, या हो सकता है कि एक्स की कंपैरिजन में वाई तेजी से सेटिस्फैक्शन गिरे, या हो सकता है कि एक्स के वाई के कंपैरिजन में तेजी से आपका सेटिस्फैक्शन गिरे। ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, पहली तो यहां हो गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ओके, और दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। एक तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स हो गई, ये पहला पॉइंट है जो कि एक कंज्यूमर के लिए, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए ये चीज मायने रखेंगी। और दूसरी जो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो प्राइस के साथ डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सेकंड थिंग इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो इन दोनों को देखते हुए जो कंज्यूमर है वो चुनाव करेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है, बिल्कुल कोई भी इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। उसमें एक कमोडिटी थी, यहाँ पर दो कमोडिटीज हैं, एक्स एंड वाई, या आप कुछ भी नाम असाइन कर सकते हैं। सो इन मॉडर्न टर्म्स गॉसिन सेकंड लॉ इज नॉन एज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे मैंने बताया कि मतलब जैसा भी, जिस भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की किसी बुक में इसको जब ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर एस चंद की माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, तो वहाँ पर भी इसमें जो चैप्टर दिया गया है उसमें भी ये टॉपिक इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से ही दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गॉसेंस व्यूज ऑन वैल्यू, according to him value is a relative term, it depends upon the relation between the subject and this object। तो कहने का मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि एक तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है और दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स है, तो ये दो चीज़ हैं। तो उसमें जो कंज्यूमर है वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वैल्यू जो है किसी भी चीज़ की आपके यूटिलिटी पर, मतलब आपका उस चीज़ के प्रति, उस वस्तु के प्रति जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्रति आपका कितना आपको एन्जॉयमेंट मिल रहा है, कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, नंबर्स तो आप ही उसको असाइन करेंगे। ठीक है, बट ठीक है, तो वो जो है एक तो इस चीज पर डिपेंड करता है, और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है जो गुड्स हैं, कंज्यूमर क्या है, सब्जेक्ट है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड्स की वो क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो ये क्या है, एक रिलेटिव जो है एक टर्म है जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, with an increase in quantity the value of each added unit decreases until it becomes zero। तो जैसा हमने गॉसन के फर्स्ट लॉ में देखा कि जब तक जीरो नहीं हो जाता है तो ये लगातार नीचे की तरफ डिक्लाइन करता जाता है। ठीक है, वही चीज़ है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन कार्डिनल एनालिसिस, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो जैसा हमने देखा कि फर्स्ट लॉ में वो पहला लॉ भी जो है और दूसरा जो ये लॉ है ये दोनों कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के पार्ट हैं, मतलब मेजरमेंट कर रहे हैं हम अपने सेटिस्फैक्शन को किस वे में, हम नंबर्स असाइन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वे में उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। इट इज़ थ्रो दिस प्रिंसिपल दैट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज एक्सप्लेन। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो सब्जेक्ट पर, दूसरा ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स है,
और सब्जेक्ट जो है वो कंज्यूमर है यहाँ पर, मतलब हम हैं जो उपभोक्ता है। नाउ ए कंज्यूमर हैज़ ए गिवन इनकम, तो एक गिवन इनकम जैसा मैंने बताया आपको कि एक इनकम आपको दी गई है, मान लीजिए 8 रुपये, 10 रुपये, कुछ भी आप वैल्यू जो है अपने आप को दे सकते हैं, और वो 10 रुपये आपसे कहा जाएंगे कि आपको पूरे के पूरे खर्च करने हैं, ठीक है। तो एक कंज्यूमर हैज़ ए गिवन इनकम विच ही शी हैज़ टू स्पेंड ऑन वेरियस गुड्स। वेरियस गुड्स का मतलब यहाँ एक्स वाई हो सकता है, बट अगर आप दूसरा कोई एग्जांपल लें तो उसमें कुछ और जेड LMNOP कुछ भी आप कितने भी उसमें जो है ऐड कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक जो है वो आप गुड्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बीच में आपको बैलेंस रखते हुए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को जो है बरकरार रखना है, यही ये नियम जो है बात करता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ शी और ही वुड allocate his given money among various goods, that is to say what would be his or her equilibrium position in respect of the purchases of the various goods। तो कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको सरल भाषा में समझाया है कि कैसे उन दोनों कमोडिटीज़ की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को वो बरकरार रखेगा, ठीक है, कैसे सस्टेन करके रखेगा, यही सारी चीज़ है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजम्पशन देख लेते हैं फटाफट इसकी। द गुड्स हैव सब्स्टिट्यूट्स, तो एक से अधिक है क्योंकि यहाँ पर कमोडिटीज़ कंज्यूमर के कंज्यूम करने के लिए, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो द गुड्स हैव सब्स्टिट्यूट्स, द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज फिक्स्ड, तो जैसा मैंने बताया कि एक फिक्स्ड इनकम उसके पास है उसके पॉकेट में, और उसको वो पूरे के पूरे खर्च करने हैं। अब चाहे वो 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, ठीक है, वो कुछ भी एक इनकम हो सकती है। नाउ द थर्ड इज कंज्यूमर्स टेस्ट और प्रेफरेंस मस्ट रिमेन सेम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजप्शन। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है फ्लक्चुएट करेगी आपकी जो 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 चॉइसेस हैं, वो प्रेफरेंसेस जो हैं वो सेम रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे। मतलब मान लीजिए कि जब तक हम इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तक हम इसे एडमिनिस्टर करेंगे किसी के ऊपर, तब तक उसका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है किसी भी चीज़ के प्रति जब वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या रहेगा, एक समान रहेगा, चेंज नहीं होगा। देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजप्शन, तो जैसा हमने पहले लॉ में भी पढ़ा कि कंटिन्यूस कंजप्शन होगी, बीच में इंटरवल्स नहीं होंगे, तो सेम वही चीज़ है। देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइजेज ऑफ द गुड्स, तो प्राइजेज मतलब जो प्राइजेज हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो बराबर बनी रहेगी जब तक हम इस टेस्ट को देख रहे हैं। हालांकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो इतना जल्दी से चेंज नहीं होने वाली चीज़ है, ठीक है। सिक्स्थ assumption इज दैट द कंज्यूमर हैज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गुड्स, मतलब कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, वो जानता है कि मुझे कब किस चीज़ का चुनाव करना है और कितनी मुझे एक्स किस टाइम पर मुझे अधिक यूटिलिटी देगी और वाई किस टाइम पे मुझे अधिक जो है वो यूटिल्स प्राप्त होंगे मुझे, तो इस बारे में उसे अच्छी अपने बारे में वो जानता है, वो रैशनल है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, तो मैंने जैसा बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एंड एट्थ इज कंज्यूमर इज रेशनल, सो ही शी सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज हर सेटिस्फैक्शन। तो ये तो एक अजम्पशन हमेशा रहती है इकोनॉमिक्स में कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है और वो हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन को मीन्स यूटिल्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। द यूटिलिटी इज मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म्स, क्योंकि ये कार्डिनल एनालिसिस है, मतलब न्यूमेरिकल वे में हम सेटिस्फैक्शन को माप रहे हैं, तो ये क्या है, कार्डिनल जो है एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। ये 9 अजम्पशंस हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरीके से इलस्ट्रेशन है, समझेंगे इसको। सपोज देयर आर ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई, 2 गुड्स हैं हमारे पास। अब इन एक्स एंड वाई को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आप
जिन भी चीज़ों को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करें। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको जेनरिक वे में प्रस्तुत किया है। एक्स एंड वाई हम इसे मान लेते हैं, ऑन विच ए कंज्यूमर हैज़ टू स्पेंड ए गिवन इनकम। तो एक्स एंड वाई पर ही उसे अपने पूरे पैसे खर्च करने हैं। द कंज्यूमर्स बिहेवियर विल बी गवर्न बाय टू फैक्टर्स। तो जैसा मैंने बताया कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। कंज्यूमर क्या है, वो सब्जेक्ट है। फर्स्ट इज द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द गुड्स। ठीक है, एक तो इन चीज़ों से एक्स से और वाई से कब और कितनी उनसे सेटिस्फैक्शन या यूटिल्स मिल रहे हैं, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या है, प्राइजेज ऑफ द टू गुड्स, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो दो चीज़ जो है मुख्य हैं यहाँ पर पॉइंट, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। नाउ आगे चलते हैं। ये जो है यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। गिवन इनकम हमारी कितनी है, 8 रुपये है। मान लीजिए हम इसे आपके ऊपर अप्लाई कर दें कि आपकी पॉकेट में जो है 8 रुपीज़ हैं और ये 8 रुपये आपको एक्स एंड कमोडिटी वाई पर पूरे के पूरे खर्च करने हैं। तो आप इनके बीच में चुनाव करेंगे कि कब कौन सी चीज़ आपको कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है, उसके हिसाब से आप उनके ऊपर वो चीज़ें खर्च करेंगे। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल वे में आप कुछ नंबर असाइन कर रहे हैं मान लीजिए, और प्राइस जो है वो गुड एक्स का 1 है। ठीक है, जैसा हम देख रहे हैं इसका जो प्राइस है वो 1 रुपये है प्रति यूनिट, और वाई का भी प्रति यूनिट प्राइस जो है वो 1 रुपये है। अब आप चुनाव करेंगे, ठीक है, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं 20, 18, 16, 14, इस तरीके से ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो घटते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो वाई है हमारा, यहाँ पर भी 16, 14, 12, 10 ये भी नीचे की तरफ घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 8 रुपये दिए गए हैं और 8 बार हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। चाहे तो हम इसके 5 खरीद लें और y के 3 खरीद लें, चाहे तो हम x के 2 खरीद लें, y के हम 6 खरीद लें। तो इस तरीके से हमें पूरे के पूरे पैसे खर्च करने हैं। एक यूनिट 1 रुपये की है, चाहे तो आप x की खरीदें चाहे तो आप y की खरीदें। ठीक है, बट एक टाइम पे आप एक ही चीज़ खरीदेंगे। नाउ ये जो है इसका एक डायग्राम है, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट छोटा है। तो इस तरीके से जो आप समझ सकते हैं, ये जो है हमारा वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई है। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये जो हमारे स्लोप्स हैं ये डाउनवर्ड स्लोप्स हैं। तो ये जो है ये ऊपर वाला एक्स का है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को दर्शा रहा है, और नीचे वाला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे स्लॉप्स, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है। किसके प्रति, गुड्स के प्रति, क्योंकि आप कंटिन्यूसली उसकी कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, और चुनाव भी कर रहे हैं साथ में। और ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये क्या शो कर रहा है, ये क्वांटिटी शो कर रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं अपने लिए, एक्स को एप्पल मान लीजिए, वाई को जो है मैंगो मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हैं, मैं इन चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ जैसे यहाँ 20 से स्टार्ट हो रहा है टेबल में, तो मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, 20 कर देते हैं। फिर इसको हम 2 से घटा 18, 16, 14, 12, फिर यहाँ 10 एंड यहाँ 5, ओ सॉरी 10 की जगह हम यहाँ 8 कर देते हैं। ओह, थोड़ा डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो हम वेट अ मोमेंट। तो यहाँ पर हम देखें, पहले इस टेबल को हम समझ लें, फिर हम डायग्राम पर मूव करेंगे। नंबर्स हैं, नंबर्स आप खुद से भी असाइन कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा गेम नहीं है।
जैसा आप देखें कि यहाँ पर इस टेबल में जो हाईएस्ट जो सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिल रहा है वो कमोडिटी एक्स के साथ जाने में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसा हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट यूटिल्स 20 हैं यहाँ पर, तो वो क्या कर रहा है, सीधे सीधे वो, बिकॉज जो कंज्यूमर है वो रेशनल है, तो वो सीधे सीधे इसका चुनाव करेगा, एक्स का चुनाव करेगा। ठीक है, और फिर जब वो देखेगा कि दूसरी बार उसको मतलब 1 रुपया उसका सिर्फ अभी यहाँ खर्च हुआ है, सिर्फ 1 रुपया, तो उसके पास 7 रुपये बचे हैं। जब वो दूसरी यूनिट देखेगा तो उसको अगेन सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है वो एक्स के साथ ही मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, दूसरा भी चुनाव करेगा एक्स का। अब उसके बाद वो देखेगा कि मेरे पास ऑलरेडी जो जो दो हैं, जो दो एक्स हैं, ऑलरेडी दो का उसने टेस्ट कर लिया, उसने इस्तेमाल कर लिया उनका, तो उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एक्स के साथ रहा। बट वो देखेगा क्योंकि वो रैशनल है, तो वो अगला चुनाव क्या करेगा कि एक्स तो मैंने देख लिया, क्यों ना मैं वाई के साथ जाऊं इस बार, क्योंकि जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसका कहाँ मिल रहा है, वाई पर उसका मिल रहा है। ठीक है, तो 16 यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो वाई के साथ वो जा सकता है, कहने का मतलब। तो तीसरा जो उसने खरीदा वो उसने वाई को खरीदा, वाई को कंज्यूम किया, तो उसके अभी तक 3 रुपए खर्च हो गए, बट अभी भी 5 रुपए उसके बचे हुए हैं उसकी पॉकेट में। अगला चुनाव वो करेगा, क्योंकि लोवेस्ट सेटिस्फैक्शन यहाँ हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन एक्स पर मिल रहा है, तो वो अगेन एक्स की एक और कंज्यूम करेगा, एक्स को अगेन। यहाँ पर 1 रुपया ऐड और कर देते हैं, तो 4 रुपये 8 रुपये में से टोटल इनकम कितनी थी, टोटल इनकम 8 रुपये थी। 8 रुपये में से 4 रुपये वो खर्च कर चुका है, 3 रुपये उसने एक्स पर खर्च किए और 1 रुपया उसको वाई को खरीदने में खर्च किया। अब देखिए दोनों जगह सेटिस्फैक्शन एक समान है, तो इसलिए क्या करेगा, वो अगेन वाई को कंज्यूम करेगा, बिकॉज ऑलरेडी एक्स उसके पास 3 है। जब सेटिस्फैक्शन उसको बराबर मिल रहा है तो वो वाई को कंज्यूम करेगा। यहाँ पर हम एक और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, 2 वाई पर 3 एक्स पर, बचे 3 रुपये। अब 8 रुपये में से 3 रुपये बचे, तो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन अगेन उसको एक्स पर मिल रहा है, क्योंकि वाई पर उसको 12 यूटिल्स मिल रहे हैं, बट एक्स को खरीदने में उसे कंज्यूम करने में 14 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो मतलब ये सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगेन हम एक और ऐड कर देते हैं, तो हमारे 1 2 3 4 5 6 रुपये खर्च हो गए, 2 रुपये वाई को कंज्यूम करने में और 4 रुपये एक्स को कंज्यूम करने में, तो 6 रुपये उसने खर्च कर दिया। अभी भी कितने बचे, 2 रुपये बचे हैं। नाउ अब वो क्या करेगा कि दोनों अगेन 12, यहाँ भी 12, वाई पर भी 12 यूटिल्स मिल रहे हैं, एक्स पर भी 12 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो वो अगेन क्या करेगा, वाई को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक और ऐड कर देते हैं, अभी भी 1 रुपया उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज कंज्यूमर ऑलवेज इज ऑलवेज रैशनल, तो अब वो चुनाव करेगा अगला, अगेन एक्स का वो चुनाव करेगा। ठीक है, तो यहां पर 8 के 8 रुपए खर्च हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 रुपए खर्च करने के बाद आप देखिए कि उसने 1 2 3 4 5 रुपए उसने एक्स पर खर्चे, 5 रुपए उसने एक्स पर खर्चे और 5 एक्स कंज्यूम कर लिए, और 3 रुपए उसने वाई को कंज्यूम करने में खर्चे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वाई और एक्स पर उसने पूरे के पूरे दोनों कमोडिटीज पर खर्च कर दिए। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहां पर लास्ट, जैसा हमने यहां पर देखा, ये देखिए यहां पर ये जो नियम है ये कहता है द सेकंड लॉ टेल्स दैट द कंज्यूमर will distribute his money or income between the goods in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal. Last rupee ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब नीचे चल के हम देखेंगे कि जब लास्ट रुपी उसने स्पेंड की है, ठीक है, यहाँ पर क्या थी 12, जब लास्ट उसने अपना रुपया खर्च किया तो वो कितनी यूटिल्स मिल रहे थे, 12।
सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, बराबर, दोनों का बराबर हुआ। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, दोनों बराबर हो गया। ये नियम हमारा सिद्ध हो गया यहाँ पर कि हमारी जो सेटिस्फैक्शन है दोनों कमोडिटीज का लास्ट रुपये पे बराबर, जब हमने स्पेंड किया तो बराबर थी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और आती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कैसे फाउंड करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है सिंपल है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल आएगी। मान लीजिए कि हमें हमारे इसको एक की जगह हम 2 रुपये मान लें समझने के लिए। जैसे x की कीमत जो है वो 2 रुपये है और यहाँ y की कीमत भी 2 रुपये है। ठीक है। होता क्या है कि जैसा ये फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x, तो यहाँ पर सिंपल है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है वो कितनी है, यहाँ पर 12 है। ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 12, और प्राइस हमने x का मान लिया 2, 2 6 12। ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कितनी निकली, x की 6 निकली। इसी तरीके से हम डिवाइड करें तो लास्ट जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है वो कितना है, 12 है। तो मार्जिनल यहाँ पर अगेन 12, और y की भी हमने जो प्राइस है वो 2 रुपये मान लिए। 2 रुपये मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। 2 6 12, यहाँ पर भी क्या हो गया, 6 आया उत्तर। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y, अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ x कितनी आई, 6 आई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ गुड y कितनी आई, 6 आई। ठीक है। तो यहां पर ये क्या कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू दी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ y गुड y। ये हो गया बराबर। तो ये क्या है, दोनों के बीच में इक्वालिटी आ गई। यही ये नियम बताता है, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। डायग्राम में थोड़ी न्यूमेरिकल मिस्टेक्स हो गई हैं। ठीक है। बट डायग्राम आपका बनेगा ऐसे ही, ये वैल्यू आपको यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम चेक करें कि ये 5 जहाँ पे आ रहा है, ये जो पॉइंट है और ये जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है। जहाँ पर 5 जो x हैं, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है वो यहाँ पर ये वाला जो कर्व है, इसका हम कलर चेंज कर लें, अगर ग्रीन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है, तो ये कितने हैं, 5। ठीक है जी, ऊपर वाला कर्व। नीचे वाला जो कर्व है, नीचे वाला जो कर्व है ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो ये कितना हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड y, यहाँ पर ये आ गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो ये 3 और 5, x जो है वो कितने हैं, 5 हैं, y कितने हैं, 3 हैं। ठीक है। तो 5 + 3 8। इनकम कितनी थी, 8 रुपये थी, पूरी की पूरी खर्च हो गई और इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी निकल आई इस तरीके से। ये देखिए यहाँ 12 है। तो होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से समझाने की कोशिश की है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है। हालांकि ये एक एडवांस टॉपिक है, इसमें और भी चीज़ें अगर मैं ऐड करूं, जैसे इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वो भी ऐड करूं, तो वो चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की हैं ताकि आपको आसानी से ये समझ आ जाए।
तो होप आपको ये समझ आया होगा और मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।